जय हिंद गाइस। अगला जो टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा दैट इज हाइपोनाट्रीमिया, और ये सबसे कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में मिलता है। अगर आप अपने हॉस्पिटल की आईसीयू की फाइल चेक करोगे तो तकरीबन 30% या ऑलमोस्ट 30 से 35% पेशेंट्स में जो सबसे कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिलेगा उसमें सोडियम की जो वैल्यू है वो नॉर्मल से कम होगी। नॉर्मल सोडियम की वैल्यू आप एवरेज लगा लीजिए 140 मिलीक्यूलेंट्स, जो रेंज होती है वो है 135 से 145। और जैसे जैसे ये वैल्यू 125 के नीचे जाती है तो पेशेंट्स में सीजर होने की जो संभावना है वो इंक्रीज होती जाती है। तो अगर वो बोलता है डेंजरस हाइपोनाट्रीमिया, तो डेंजरस हाइपोनाट्रीमिया के लिए जो कट ऑफ है उसमें अगर आप सॉन्डर्स में चेक करोगे तो जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम दे रखी है, दैट इज़ 115। उस पर तो बहुत हाई चांसेस है कि पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो जो हैरिसन जो किताब है उसमें मेंशन है कि सोडियम की वैल्यू अगर 150 मिलीकुलेंट से कम है तो एक्चुअली तो रेंज है 115 से 125 की, और मैंने बोला डेंजरस वुड बी एनीथिंग लेस देन 125, क्योंकि इस टाइम पे दौरे पड़ने की संभावना, सीजर्स होने की संभावना इंक्रीज हो जाती है। अगर वो आपसे पूछता भी है कि एक पेशेंट को हाइपोनाट्रीमिक सीजर्स हो रहे हैं तो क्या करेंगे, तो तब आपका आंसर आईवी डायजेपाम या लोराजेपाम नहीं होगा, क्योंकि आप डायजेपाम लोराजेपाम दोगे भी तो दौरे तो फिर भी दोबारा से कुछ मिनट के लिए तो दबा लोगे डायजेपाम लोराजेपाम से, लेकिन फिर से उनका रेकरेंस हो जाएगा क्योंकि सोडियम तो आपने नॉर्मलाइज किया नहीं था। तो सोडियम की वैल्यू को बढ़ाने के लिए सपोज एडमिशन पे वैल्यू थी 122 या 123 या जो भी एक्स वाई जेड वैल्यू, तो 125 से कम उसको 125 के पार लेके जाना है, और वो पार ले जाने के लिए हम 3% सलाइन का 100 ml का बोलस देते हैं। आपको वैल्यू नहीं पूछेगा, मतलब 100 ml बोलस नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि कौन से प्रकार का सलाइन देंगे। तो ऑप्शन में नॉर्मल सलाइन भी होगा, दैट इज आइसोटोनिक सलाइन 0.9%, फिर n/2 भी होगा, दैट इज हाफ नॉर्मल सलाइन। आपने जो मार्क करना है वो हाइपोनी हाइपरटोनिक दैट इज 3% सलाइन पे आंसर करना है। इससे पहले 3% सलाइन दैट इज हाइपरटोनिक सलाइन को एक बार पहले भी डिस्कस किया गया है रेज आईसीपी के केस में। जैसे अगर किसी पर्सन को रेस्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर है ड्यू टू ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस या ड्यू टू एनी मेनिंजाइटिस पर से, तब हम पेशेंट को मैनिटॉल दे सकते हैं, लेकिन मैनिटॉल के सिवा एक और आईवी फ्लूइड जो कि रेज आईसीपी में दिया जा सकता है वो आपके सामने है 3% सलाइन। तो अभी आप हाइपरटोनिक सलाइन के दो इंडिकेशंस जानते हैं जिनको मैं फिर से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इट कैन बी यूज्ड इन रेज आईसीपी इंस्टेड ऑफ मैनिटॉल। आई मीन फर्स्ट आंसर तो ऑब्वियसली मैनिटॉल ही है रेज आईसीपी के लिए, बट 3% सलाइन भी इस्तेमाल होता है। और दूसरा मैंने बताया नॉट आंसर विल नॉट बी हाइपोनेट्रीमिया, इट इज हाइपोनेट्रीमिया इंड्यूस सीजर्स वेयर वी विल बी गिविंग 3% सलाइन टू द पेशेंट। अब हम स्टडी करते हैं कि भाई हाइपोनेट्रीमिया क्यों होता है, उसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो पहले जो मैं कॉजेज आपको बताऊंगा उसमें थोड़े टेक्निकल वर्ड्स डाल देते हैं। टेक्निकल वर्ड्स जो आपको ध्यान रखने हैं वो उसमें ऐसे लिखा होगा हाइपोवॉलिमिक हाइपोनेट्रीमिया, या हाइपोवॉलिमिक की जगह पे दूसरा जो वर्ड लिखा हो सकता है वो लिखा होगा यूवॉलिमिक हाइपोनेट्रीमिया, या तीसरे वाले में लिखा होगा हाइपरवॉलिमिक हाइपो नाट्रीमिया। सो लेट मी नाउ एक्सप्लेन टू यू कि इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है हाइपोवॉलिमिक, यूवॉलिमिक और हाइपरवॉलिमिक। देखो हाइपोवॉलिमिक हाइपोनेट्रीमिया में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए आसान है कि शरीर में पानी की भी कमी हो जाएगी, और पानी की कमी के साथ साथ में सॉल्ट की भी कमी हो जाएगी। तो अगर पानी और सॉल्ट दोनों की कमी हो जाए तो हाइपोवोलेमिक हाइपोनाट्रीमिया, जिसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है डायरिया या फिर वॉमिटिंग, या अगर किसी पेशेंट को इंटेस्टाइनल फिस्चुला है तो उससे इंटेस्टाइन के सिक्रीशंस का लॉस होता रहेगा, और उन सिक्रीशंस में इलेक्ट्रोलाइट्स और साथ साथ में पानी का भी लॉस होता रहता है। अब आता है यू वॉल्यूमिक हाइपोनाट्रीमिया। तो यू वॉल्यूमिक की जगह पे कई बार यू वर्ड लिख देता है नॉर्मो वॉल्यूमिक। अब ये यू वॉल्यूमिक या नॉर्मो वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया होता क्या है, तो इसमें शरीर में जो टोटल बॉडी वाटर है उसका जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज होता है, और टोटल बॉडी सॉल्ट जो होता है वो नॉर्मल है। इस बात का ध्यान रखना कि यू वॉल्यूमिक या नॉर्मो वॉल्यूमिक मतलब ये नहीं है कि टोटल बॉडी वाटर की मात्रा नॉर्मल है। ये बेसिकली इंग्लिश का एक मिसनॉमर वर्ड है। मिसनॉमर मतलब इसका इंग्लिश में जो मतलब लगता है नॉर्मो वॉल्यूमिक, उसका टेक्निकल आंसर ये नहीं है कि टोटल बॉडी वाटर जो है वो नॉर्मल है, रेदर वो इंक्रीज्ड है। और वो इंक्रीज्ड क्यों है, क्योंकि इस पेशेंट की बॉडी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारी पिट्यूटरी से रिलीज होकर किडनी पर असर करता है और किडनी से पानी को एब्जॉर्ब करता है। और अगर इस हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो तो फिर बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो डाइल्यूशन कर देगा, और डाइल्यूशन की वजह से सोडियम की वैल्यू कम हो जाएगी। तभी यहाँ पे लिखा नॉर्मोवोलेमिक स्लैश यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया।
वो हाइपोनेट्रीमिया वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने बोला एंटी डायूरेटिक हार्मोन बॉडी में पानी की एब्जॉर्प्शन किडनी के रास्ते बढ़ा देगा, देयर वुड बी एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी, और एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से डाइल्यूशन हो जाएगा, और इस डाइल्यूशन की वजह से सोडियम की जो वैल्यू है वो नॉर्मल से कम मिलेगी। अब वो कौन-कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें आपको एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा मिलता है? तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल है, वो है सीएनएस इन्फेक्शंस। आपने ब्रेन ट्यूमर आंसर नहीं करना है यहाँ पे, आपने सीएनएस इन्फेक्शंस आंसर करने हैं। तो जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, एन्सेफेलाइटिस हो गया, सरप्राइजिंगली जो सीएनएस इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन के लेवल की वैल्यू बढ़ी हुई होती है, वो ज़्यादा पानी खींचता है किडनी के रास्ते, इसलिए सोडियम कम हो जाता है, इस वजह से इन पेशेंट्स को दौरे पड़ सकते हैं। या एक और कंडीशन जिसमें आई कैन राइट दैट देयर इज मोर एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। एसआईएडीएच यूजुअली हमें मिलता है लंग कैंसर के साथ में। यहाँ पे जो लंग कैंसर के सेल्स हैं, वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा बना रहे हैं, तो आपको बेसिकली सीएनएस इन्फेक्शंस और एसआईएडीएच याद करना है। अब हम आते हैं हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया पे। तो अगर हम बात करते हैं हाइपरवोलेमिक की, तो हाइपरवोलेमिक का मतलब क्या है? मैं चाहूँगा कि आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन अब और भी ध्यान से सुने हाइपरवोलेमिक के लिए, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स गलती करते हैं यूवोलेमिक और हाइपरवोलेमिक के बीच में। हाइपरवोलेमिक में क्या होता है कि शरीर में, बॉडी में वाटर भी ज़्यादा है और सॉल्ट भी ज़्यादा है। आप ध्यान से सुनिए, टोटल बॉडी सॉल्ट यहाँ नॉर्मल नहीं है, टोटल बॉडी सॉल्ट बढ़ा हुआ है। बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी डाइल्यूशन हो जाएगी, क्योंकि वाटर के आगे मैंने 2 एरो लगाए, सॉल्ट के आगे मैंने सिंगल एरो लगाया। तो डाइल्यूशन के रहते इन पेशेंट्स में अगेन सोडियम की वैल्यू कम मिलेगी। तो ऐसे कौन से पेशेंट्स होंगे जिनमें वाटर भी बढ़ जाएगा और सॉल्ट भी बढ़ जाएगा? तो आप जानते हैं कि जो हार्मोन सॉल्ट एंड वाटर दोनों की एब्जॉर्प्शन कराता है, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। बेसिक कंसेप्ट आपको क्या समझना है? बेसिक कंसेप्ट ये समझना है कि हाइपोवोलेमिक वर्ड में तो देखो, मैंने बोला वाटर की भी कमी है और सॉल्ट की भी कमी है। टीबीएस का मतलब है टोटल बॉडी सॉल्ट, और टीबीडब्ल्यू का मतलब है टोटल बॉडी वाटर। दो मैं वर्बली उसको बोल रहा था, मैंने लिखा नहीं था, इसलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, अगर वाटर और सॉल्ट दोनों की कमी हो जाती है तो हाइपोवोलेमिक। अगर सिर्फ और सिर्फ वाटर बढ़ जाता है, तो उसे बोलते हैं यूवोलेमिक। और अगर वाटर और सॉल्ट दोनों बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरवोलेमिक। और कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन बढ़ा हो, उन सब में हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया मिलेगा। तो जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो है हार्ट फेलियर, या हार्ट फेलियर की जगह पे असाइटिस। आपने देखा भी होगा कि हार्ट फेलियर और असाइटिस वाले पेशेंट्स को हम हमेशा नमक कम खाने के लिए बोलते हैं। वो क्यों नमक कम खाने के लिए बोलते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में एल्डोस्टेरोन हार्मोन बढ़ा होता है, जिससे ऑलरेडी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है, और क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा है और वो नमक और ज़्यादा खाएंगे तो असाइटिस और बढ़ जाएगा। हार्ट फेलियर के जो फीचर्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपको जो मेन एग्जाम्पल्स याद करने हैं इस पूरे डिस्कशन में से, मुझे नहीं लगता वो हाइपोवोलेमिया पूछेगा नॉर्सेड जैसे एग्जाम में, क्योंकि हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में तो डायरिया, मतलब ये जो एग्जांपल है ना, ये तो मतलब ऐसे है कि जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट है वो भी समझ जाएगा। पर जब आप कंपटीशन लेवल में बैठ रहे हो अपनी पूरी बीएससी नर्सिंग खत्म करने के बाद में, तो वो आपसे टेक्निकल वर्ड्स बोलेगा कि भाई मुझे बताओ यू वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया या हाइपर वोलेमिक में फ़र्क क्या है। तो आपके माइंड में यू वोलेमिक पढ़ते ही माइंड में क्या आना चाहिए? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल बढ़ गया। और जब आप पढ़ो हाइपरवोलेमिक तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो गया। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन याद है तो ये सिर्फ पानी खींचता है, अगर पानी की मात्रा बढ़ेगी तो डाइल्यूशन होगी, सोडियम कम हो जाएगा। पर एल्डोस्टेरोन दोनों खींचता है, सॉल्ट भी और वाटर भी, लेकिन वाटर ज़्यादा खींचता है सॉल्ट के कंपैरिजन में। इसलिए जो वाटर है वो फिर भी, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है, मैथमेटिक्स से बोल रहा हूँ, डाइल्यूशन, नो नर्सिंग देयर, नो आई मीन नन ऑफ योर टेक्निकल एस्पेक्ट्स। यहाँ पे आपने एमएसएन नहीं सोचना, डॉक्टर के जैसे नहीं सोचना, नर्सिंग अफसर के जैसे नहीं सोचना, आपने सिर्फ मैथमेटिक्स लगानी है 8वीं 10वीं क्लास की। वो मैथमेटिक्स क्या है कि मैंने 2 एरो लगाए हैं वाटर के लिए और 1 एरो लगाया है सॉल्ट के लिए। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई पानी की मात्रा ज़्यादा है, चाहे नमक ज़्यादा है कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सोडियम डिवाइडेड बाय वाटर इन द बॉडी की, वाटर ज़्यादा है तो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन आपको कम मिलेगी। क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स की क्वेरी क्या होती है कि सर एक तरफ तो आप कहते हो बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है, फिर आप कहते हो हाइपोनेट्रीमिया हो गया, ऐसे कैसे? मेरा पॉइंट समझ गया ना भाई? एक तरफ तो आप कहते हो बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है, फिर आप कहते हो हाइपोनेट्रीमिया हो गया। हाँ यार ऐसा ही है, सॉल्ट ज़्यादा है मैं मानता हूँ, लेकिन उसने पानी ने उसको डिसॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से साथ में हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो गया। तो ये जो मैंने अभी स्लाइड आपको बताई है, ये हाइपोनेट्रीमिया टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि आपको डिफरेंस मालूम होने चाहिए कि भाई कब आप बोलोगे हाइपोवोलेमिक, कब आप बोलोगे नॉर्मोवोलेमिक, और कब आप बोलोगे हाइपरवोलेमिक। मतलब हार्मोन से रिलेटेड मैंने इसको बताया। अब इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से बोल देता हूँ, जैसे कि
एक चौथा कॉज जो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, दैट इज एक्सेस ऑफ डायूरेटिक्स। भाई अगर किसी पेशेंट को आप डायूरेटिक्स दे रहे हो और नॉर्मल से ज़्यादा डायूरेटिक्स दे देते हो तो बॉडी से सॉल्ट और वाटर दोनों का वो लॉस कराना शुरू कर देगा, तो उसे हम हाइपोवोलेमिक हाइपोनाट्रीमिया बोल देंगे। तो अब इसको अलग तरीके से पढ़ लेते हैं। अलग तरीके से मेरा मतलब है कि कुछ तो ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर आप देखोगे कि जो लॉस है, लॉसेस ऑफ सोडियम हो रहा है, लॉस ऑफ सोडियम फ्रॉम द बॉडी हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे कॉजेज हैं जहाँ पर पेशेंट सॉल्ट का लॉस नहीं हो रहा लेकिन वो बॉडी में सॉल्ट आ ही कम रहा है क्योंकि खाना ही कम खा रहा है या उसमें जो नमक की मात्रा है वो बहुत कम है। और तीसरा वाला पॉसिबिलिटी है जो मैंने कंसेप्ट समझाया कि भाई बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ गई, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हमारे क्लाइंट में, पेशेंट में डेवलप हो रहा है। तो पहले लॉसेस वाले कंडीशंस पढ़ लेते हैं। लॉसेस वाले जो इजी कंडीशंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे जैसे कि डायूरेटिक्स का अगर यूज़ ज़्यादा हो जाए तो सॉल्ट एंड वाटर का लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर गर्मी के मौसम में किसी को पसीना बहुत ज़्यादा आया तो डायाफोरेसिस है तो उसमें भी सॉल्ट का लॉस हो जाएगा। डायरिया है किसी पेशेंट में, उसमें भी सॉल्ट का और वाटर का लॉस हो रहा है। तो जो कंडीशंस मैंने पहले बोली थी उन्हीं को मैंने दोबारा से बोला, लेकिन एक अलग तरीके से। यहाँ पे मैं हाइपोवोलेमिक या यूवोलेमिक ना बोल के सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि डायूरेटिक, ज़्यादा पसीना आना, डायरिया, वॉमिटिंग, इन सभी में ही सोडियम की वैल्यू रिलेटिवली ज़्यादा हो जाती है। या ज़्यादा से ज़्यादा वो लिख देगा एक्सेसिव वुंड ड्रेनेज। भाई जो ओरिजिनल जो वुंड था, जो सर्जिकल इंसिशन था, उसमें इन्फेक्शन हो गया और वहाँ पे जो वुंड ड्रेनेज है वो नॉर्मल से ज़्यादा है तो शरीर से पानी का लॉस होता रहेगा। बर्न्स के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी यही चीज़ होगी कि बॉडी से सॉल्ट और वाटर दोनों का लॉस होता रहेगा। या फिर लेट मी से अगर किसी पेशेंट को एडिसन डिजीज़ है, एडिसन डिजीज़ का मतलब होता है कि एल्डोस्ट्रॉन की कमी। एल्डोस्ट्रॉन का काम होता है सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन, और यदि एल्डोस्ट्रॉन की कमी हो जाए तो बॉडी से सॉल्ट वेस्टिंग हो स्टार्ट हो जाती है। भाई एडिसन डिजीज़ जब भी आप वर्ड पढ़ो तो हमेशा लिखा होता है सॉल्ट वेस्टिंग, और पेशेंट में प्रेजेंट होती है सॉल्ट क्रेविंग। सॉल्ट क्रेविंग का मतलब कि वो चिप्स हो गए या फिर नमकीन, जो नमकीन आते हैं, भुजिया आती है, वो उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है तो वो नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाने की कोशिश करता है। तो एडिसन डिजीज़ का मतलब यही है कि पेशेंट को सॉल्ट वेस्टिंग, या सॉल्ट वेस्टिंग मतलब शरीर से सॉल्ट निकल ही जा रहा है क्योंकि हार्मोन की कमी है, तो इस वजह से सोडियम की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर इनटेक की बात करूँ तो वो तो प्रॉन्ग्ड फास्टिंग की वजह से हो सकता है, या फिर फास्टिंग की जगह पे जैसे कोई आदमी सिर्फ सैलड ही खा रहा है, किसी को वेट लूज़ करना है। अब आदमी जब वेट लूज़ करता है तो आदमी लोग क्या करते हैं कि सलाद खाते हैं और सलाद में नमक भी नहीं डालते। तो उससे क्या होता है कि जब नमक आप नहीं खाओगे, अगर कुछ 2-3 दिन आप बिल्कुल फीका खाना खाना शुरू करो, आपको कमज़ोरी आनी शुरू हो जाएगी। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। वीकनेस पहले आएगी, वीकनेस साथ में आ सकते हैं क्रैम्प्स। तो जो लोग लो सॉल्ट डाइट कर रहे होते हैं उनमें अगेन सोडियम की वैल्यू लेस हो सकती है। हर चीज़ प्रॉपर मात्रा में खानी चाहिए। अगर हम एकदम से बहुत ज़्यादा खाया और फिर बहुत ज़्यादा कम खाया तो उससे वेट कम नहीं होता। उससे रादर बॉडी को आदत पड़ जाती है प्रिजर्व करने की, कि भाई आपने मान लो 3 दिन ठीक से खाना नहीं खाया और चौथे दिन आपने जाके खा लिया मोमोज विद क्रेविंग हो रही थी, तो आपने बोला भाई 1 प्लेट फ्राइड मोमोज लगा दे, 1 मेयोनेज़ वाले मोमोज लगा दिया, 2 प्लेट मोमो खाए और साथ में उसमें मेयोनेज़ भी था, चीज़ भी था। तो उससे क्या होगा कि बॉडी फैट रिटेन कर लेगी। सो हर चीज़ का अमाउंट रेगुलेटेड रखना है। और कई लोग एक्सेस में क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं तो उसमें सोडियम की वैल्यू कम हो सकती है। और फिर डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन। या फिर एक और जो कि थोड़ा, क्योंकि सॉन्टर्स में दिया हुआ है इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, दैट वुड बी कंपैरिजन बिटवीन सी वाटर एंड फ्रेश वाटर ड्राउनिंग। क्योंकि अगर समुंदर के पानी में कोई डूबता है तो वैसे तो देखो ड्राउनिंग वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डेथ ही हो जाएगी, पर अगर बच गया तब आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हाइपोनेट्रीमिया मिलता है फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में। जबकि सी वाटर जो होता है गाढ़ा होता है क्योंकि उसमें नमक होता है, तो नमक पानी को खींच लेता है और रैदर उससे क्या होगा कि पर्सन के अंदर हाइपर नेट्रीमिया डेवलप हो रहा है। लेकिन अभी मैंने बोला फ्रेश वाटर ड्राउनिंग, तो फ्रेश वाटर जो होगा वो बॉडी के लंग्स के थ्रू वो अंदर ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, और क्योंकि फेफड़ों के थ्रू, एल्वोलाई के थ्रू वो ब्लड वेसल्स के अंदर गया तो वो फिर डाइल्यूशन कर देगा। तो 2 एग्जांपल हो गए, SIADH और फ्रेश वाटर ड्राउनिंग। मैंने सेम इंफॉर्मेशन विद फ्यू अदर एग्जांपल्स को यहाँ पर अलग तरीके से हाइपोनेट्रीमिया के लिए बताया है। और एग्जाम ये तो है इजी तरीका जो कि दे रखा है सॉन्डर्स में, लेकिन टेक्निकली वो जो वर्ड्स बोलता है जिसके बारे में उसने ज़्यादा समझाया नहीं है वो है यूवोलेमिक, नॉर्मोवोलेमिक, जिसको पढ़ के मोस्ट स्टूडेंट्स की होती है क्वेरी कि सर नॉर्मोवोलेमिक मतलब शरीर में पानी होगा नॉर्मल और आप बोल रहे हो ज़्यादा। तो जी हाँ, ये वर्ड एक मिसनॉमर है। मिसनॉमर मतलब यही है कि ये इंग्लिश का वर्ड है जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तभी टेक्निकल वर्ड होता है यूवोलेमिक।
मैंने नीचे तो नॉर्मल वोलेमिया लिखा है, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। टेक्निकल वर्ड होता है यू वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, जिसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज्यादा होने की वजह से वाटर की मात्रा बढ़ रही है। और अगर हाइपर वोलेमिक लिखा हुआ है तो उसमें आप बोलोगे कि जी वाटर और सॉल्ट दोनों बढ़ रहे थे, वो मैं रीजन मैथमेटिक्स बता चुका हूँ। बट अल्टीमेटली ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं जिसमें पर्सन में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हाइपोनेट्रीमिया मिलता है। और ओवरऑल जैसे मैंने समझाया कि मेजॉरिटी 30 से 35% जो हमारे हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में, उनमें या रूटीन जो हमारे वार्ड्स में पेशेंट एडमिटेड होते हैं उनमें सबसे कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हाइपोनेट्रीमिया मिलता है। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे कि क्या क्या एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स हमें मिलने वाली हैं हाइपोनेट्रीमिया के पेशेंट में। तो जो आंसर है वो डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का हाइपोनेट्रीमिया है, क्या वो हाइपर वोलेमिक है या वो हाइपोवोलेमिक है या फिर वो यू वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया है। तो टेक्निकल टर्म्स मैंने फिर से लिखी है और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ इनको लिख के प्रैक्टिस करें ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट ध्यान रहें। अगर हाइपर वोलेमिक है तो क्योंकि बॉडी में पानी और सॉल्ट दोनों ही ज़्यादा है तब तो पर्सन में प्रेजेंट होंगी बाउंडिंग पल्सेस। लेकिन अगर हाइपोवोलेमिया है तो ऐसे केस में क्योंकि शरीर में सॉल्ट और वाटर दोनों की कमी हो गई है तो लिखा होगा थ्रेडी पल्सेस या वीक पल्सेस, या पल्स मतलब इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि कई बार तो आपको महसूस ही नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड अगर यू वॉल्यूमिक है तो फिर इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं लिखी होगी, तब लिखा होगा सिर्फ फास्ट पल्स इन अ पेशेंट। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, बाउंडिंग पल्स है तो हाइपर वॉल्यूमिक, अगर पल्स कम महसूस हो रही है तो ऑब्वियसली शरीर में पानी की कमी है। और अगर यू वॉल्यूमिक है जिसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा होता है तो फिर हमें फास्ट पल्स मिलेगी। उसके बाद में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आएंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको ये मिलेगा कि जो पर्सन है उसको फास्ट ब्रीदिंग होगी, लेकिन साथ साथ में लेटर स्टेजेस में जैसे जैसे सोडियम की मात्रा गिरती जाएगी तो मसल्स की जो वीकनेस है वो हम इवेलुएट कर पाएंगे। लेट मी जस्ट रीफ्रेज दिस वंस अगेन। मैंने बोला स्टार्टिंग में आपको मिलेगी फास्ट ब्रीदिंग क्योंकि पर्सन जो है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी है तो बॉडी में टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो आदमी फास्ट ब्रीदिंग करेगा। लेकिन सेम पेशेंट में जैसे जैसे सोडियम की वैल्यू गिरती जाएगी और मसल्स की वीकनेस आती जाएगी तो सेम पेशेंट में लेटर स्टेजेस में आप देखोगे कि फास्ट ब्रीदिंग रिप्लेस होके वहां पे शैलो, मतलब पहले तो देखो वो गहरी लंबी सांस ले रहा, डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग कर रहा था, अभी क्या है फास्ट लेकिन साथ में शैलो ब्रीदिंग कर रहा है। तो आप देखोगे ये शैलो ब्रीदिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो चेस्ट के मसल्स है, जो डायफ्राम है हमारा, उसकी वीकनेस है, चेस्ट के मसल्स की वीकनेस है, तो शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। देखिए कोई भी डायरिया वाला जो पेशेंट आता है, डिहाइड्रेशन वाला पेशेंट आता है, वॉमिटिंग वाला पेशेंट आता है, जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। तो डायरिया वाले पेशेंट में शुरू में तो आप देखोगे भाई शरीर में पानी की कमी हो रही है, बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन भी कम जा रही है तो बॉडी फास्ट ब्रीदिंग करेगी। लेकिन जब साथ साथ में सोडियम की वैल्यू गिरनी शुरू होती है तो पर्सन की जो ब्रीदिंग होगी वो रिलेटिवली शैलो हो जाएगी और रेस्पिरेटरी रेट भी रिलेटिवली लेस होगा। वैसे ही जब आप इसके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का एग्जामिनेशन करोगे, जैसे आप इसका नी जर्क चेक करोगे, एंकल जर्क चेक करोगे, तो आप देखोगे कि जो रिफ्लेक्सेस है वो रिफ्लेक्सेस भी रिलेटिवली स्लो होने शुरू हो जाएंगे। जीआई पर्सपेक्टिव से मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डायरिया और इंक्रीज बबल साउंड्स मिल सकते हैं। और अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो स्किन में, वो स्किन के लिए जो वर्ड यूज़ करता है, मैं बहुत बार आपने देखा होगा स्किन लिखने की जगह पे लिखता है इंटेग्यूमेंट्री। तो इंटेग्यूमेंट्री का मतलब ही यही है कि भाई द स्किन डिजीज की बेसिकली बात कर रहा है। सो इंटेग्यूमेंट्री बेसिकली इंप्लाइज दैट इज टॉकिंग अबाउट स्किन इन्वॉल्वमेंट एंड द पर्सन वुड बी हैविंग अ ड्राई ओरल म्यूकोजा। क्योंकि मेजॉरिटी जो सबसे कॉमन वाला हाइपोनाट्रीमिया है वो तो डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से है, फ्लूइड लॉस की वजह से है, या बर्न्स के पेशेंट में है तो फ्लूइड की कमी कभी भी होगी तो ड्राई ओरल म्यूकोजा, स्किन जो होगी उसमें स्किन टर्गर जो होगा वो रिलेटिवली लेसर आपको मिलेगा। लेकिन उसके ओवर एंड अबव आपको एक इंपॉर्टेंट कॉज सिखाया गया जहां पे डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होता है जिसका नाम होता है SIADH, दैट इज सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन। अगर वो SIADH की बात करेगा तो SIADH के पेशेंट में हम साथ में एक फाइंडिंग देखेंगे कि इसका जो यूरिन का आउटपुट होगा वो नॉर्मल से कम मिलेगा, स्कैंटी यूरिनेशन। क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था कि भी SIADH के पेशेंट में तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से बॉडी में वाटर वापस चला जाएगा, डाइल्यूशन कर देगा, लेकिन फिर किडनी में तो कम जा रहा है, टिब्यूल्स के थ्रू तो कम जा रहा है। तो यूरिन आउटपुट जो है SIADH के पेशेंट में वो आपको रिलेटिवली लेस मिलने वाला है। सो बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि अदरवाइज जो रूटीन केसेस है उनमें भी, जैसे डायरिया अगर किसी को है या पेशेंट को वॉमिटिंग प्रेजेंट है तो उनमें भी तो शरीर में पानी की कमी है तो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। पर SIADH में स्कैंटी यूरिनेशन का जो रीजन है दैट इज नॉट कि बॉडी में पानी की कमी है। यही देखो टेक्निकल समझो, अगर डायरिया है, वॉमिटिंग है तो शरीर में पानी की कमी है इसलिए यूरिन कम हो गया, लेकिन SIADH में क्या पानी की कमी है? नो,
एसआईएडीएच के पेशेंट में टोटल बॉडी वाटर मोर होने के बावजूद भी आपको स्कैंटी यूरिनेशन मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन का असर आ रहा है कि वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है। तभी वो एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिन आउटपुट कम है लेकिन बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो वो एसआईएडीएच है। क्योंकि डायरिया में, वॉमिटिंग में, डिहाइड्रेशन में, बाकी जितने भी कॉजेज मैंने आपको बताए, उन सारे के सारे कंडीशंस में यू वुड नॉट बी गेटिंग इंक्रीज इन टोटल बॉडी वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है तो हम बीपी चेक करेंगे, तो बीपी की भी जो वैल्यू है वो आपको रिलेटिवली ऑन द लोअर साइड ही मिलने वाली है। देयरफॉर आई जस्ट ऐड अ टेक्निकल पॉइंट हेयर, जो कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड पूछा गया था। मतलब शरीर में पानी की कमी है तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर की वैल्यू लेस मिलेगी, तो लिखा होगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। और ये रिसेंट नॉस्टेट एग्जाम का एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में ये मेंशन था कि ब्लड प्रेशर की जब मैनेजमेंट करी जाती, मेजरमेंट करी जाती है, तो उसने ये पूछा कि जो हम बीपी कफ लगाते हैं, उस बीपी कफ की एक तो होगी लंबाई कि जो हम बाजू में उसको टाई करेंगे, और एक होगी उसकी चौड़ाई। तो उसने पूछा कि चौड़ाई विड्थ की रेशो और उसकी लंबाई की रेशो, क्योंकि ब्लैडर कफ जो है उसकी लेंथ और विड्थ की उसने टेक्निकल रेशो पूछी थी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो लेंथ है मतलब वो बाजू को कितना कवर करे, तो जो लेंथ होनी चाहिए वो एटलीस्ट 80% ऑफ द आर्म सर्कमफ्रेंस होनी चाहिए। और जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है, जो बीपी कफ की चौड़ाई है, विड्थ है, वो तकरीबन 40% ऑफ द आर्म सर्कमफ्रेंस होना चाहिए। तो उसने पूछा था, इसने एक्चुअली मतलब ये 80-40 नहीं करके पूछा, उसने रेशो पूछी थी। तो जो रेशो आपने आंसर करनी है कि बीपी कफ की, क्वेश्चन वाज बीपी के मेजरमेंट के दौरान जो बीपी कफ है उसकी लेंथ और विड्थ की रेशो कितनी होती है। तो 80 को अगर आप 40 से डिवाइड करेंगे तो जो रेशो आएगी वो 2:1 की आएगी। तो जस्ट वांटेड टू शेयर दिस रीसेंट क्वेश्चन विद यू ऑल्सो, एंड जस्ट वांटेड टू हाईलाइट द फैक्ट कि भाई अगर हाइपोनेट्रीमिया है और साथ में हाइपोवोलीमिया में है तो ब्लड प्रेशर की वैल्यू आपको रिलेटिवली लेस मिलने वाली है, लेकिन प्रॉपर बीपी की मेजरमेंट करना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। फिर जहाँ तक नर्सिंग इंटरवेंशंस की बात है, तो मैं आपको ये याद कराना चाहूँगा कि अगर पेशेंट को एसआईएडीएच है तो वहाँ पे जो दवाई दी जाती है वो दी जाती है वेप्टन्स। आज आपने ये सीखा कि एसआईएडीएच इज़ अ कॉज ऑफ यू वॉल्यूमिक, क्योंकि यहाँ पर वाटर का जो अमाउंट था वो रिलेटिवली मोर था। तो एसआईएडीएच इज़ अ कॉज ऑफ यू वॉल्यूमिक हाइपोनाट्रीमिया, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे होते हैं वेप्टन्स। लेकिन अगर वो बोलता है कि भाई किसी को डायरिया है या किसी को वॉमिटिंग है या बर्न्स के पेशेंट है, उसमें आप क्या करोगे, तो ऑब्वियसली रिंगर लैक्टेट देंगे। तो फ्लूइड्स आर टू बी गिवन टू अ पर्सन हु इज हैविंग हाइपोवोलेमिक हाइपोनाट्रीमिया। और इसके कंपैरिजन में अगर वो बोलता है कि भाई किसी मरीज को अगर हार्ट फेलियर है, तो हार्ट फेलियर या फिर बोलता है असाइटिस, तो इनको तो हमने वैसे ही बोला था भाई नमक कम खाया करो, क्योंकि इनके शरीर में तो वाटर और सॉल्ट दोनों ही ज़्यादा थे। तो इसके इलाज के लिए हम क्या देंगे, तो हम डायूरेटिक्स देंगे। कौन सा डायूरेटिक देंगे, जो एल्डोस्टेरोन को बैलेंस करता है, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट। और सबसे बड़ा एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, स्पार्नोलैक्टोन। तो आपने एमसीक्यू वाइज याद रखना है कि डायूरेटिक्स कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो डायूरेटिक्स यूज़ करे जाते हैं अगर पेशेंट को हाइपर वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हो। ये जो मैंने लास्ट के पॉइंट्स लिखे हैं गाइस, मैंने जानबूझ के फास्ट बोला है, ये इस डिस्कशन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आया तो आपको क्या याद होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि भाई अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा है तो यू वोलेमिक तो वेप्टन्स, हाइपोवोलेमिक है तो कोई गलती नहीं करेगा, रिंगर लैक्टेट ही आंसर हो जाएगा। लेकिन हाइपरवोलेमिक में आपको माइंड में क्या आना चाहिए, भाई यहाँ पे कौन सा हार्मोन का एक्सेस है, एल्डोस्टेरोन का। और कभी भी शरीर में अगर एल्डोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमें एक एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट यूज़ करना होता है, उसका नाम होता है स्पार्नोलैक्टोन। और वो स्पार्नोलैक्टोन हार्ट फेलियर और असाइटिस वाले पेशेंट्स में दिया जाता है। इफ़ आई गो बैक टू माई प्रीवियस स्लाइड, आई वुड से ये प्रैक्टिस कर लेना यार, हाइपोवोलेमिक, यूवोलेमिक और हाइपरवोलेमिक जो सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है। और उसके बाद में जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया है। सो कीप लर्निंग लाइक दिस गाइज। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग।